हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज सोनल सकलानी और आपका IBPS AFO का प्री का एग्जाम हो चुका है। अब आपका नेक्स्ट टारगेट है मेंस का एग्जाम क्रैक करने का, क्योंकि मेंस के एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब आपको प्री के रिजल्ट का वेट नहीं करना है, क्योंकि आप रिजल्ट का वेट करेंगे तो उसके बाद आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, सो आपको अभी से अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और आपकी इसी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए हम आपके लिए लेके आए यूट्यूब की सीरीज, जिसमें कि हम आप जो भी मेन टॉपिक्स हैं एग्रीकल्चर के, उन पे हम डिस्कशन करेंगे, उनके क्वेश्चंस आंसर फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं विद एग्रोनॉमी। Let's begin the session. Okay, starting with the first question. First question says weeds develop different mechanism for the seed dispersion. तो we know कि weeds सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं। उसमें से एक ही मैकेनिज्म है कि वो अपना सीड ज़्यादा डिस्पर्स करते हैं, ठीक है, सो एज टू सर्वाइव, सो एज टू रिप्रोड्यूस मोर। तो जितना मतलब वो इंश्योर करते हैं कि उनका सर्वाइवल हर जगह पॉसिबल रहे। तो इसमें ही अलग अलग मैकेनिज्म डेवलप किए रहते हैं। वन ऑफ द मैकेनिज्म इज द सेंसर मैकेनिज्म। आपको बताना है कि कौन सा वाला वीड है जिसमें सेंसर मैकेनिज्म डेवलप्ड रहता है। तो मैं एक साइड हो जाती हूँ सो दैट यू कैन सी द क्वेश्चन एंड ट्राई अटेम्प्टिंग इट ऑन योर ओन। पॉज कर सकते हैं आप वीडियो को बीच में एंड देन ट्राई कर सकते हैं। ओके, so let me tell you the answer. इसका आंसर है Argemon mexicana. Now what does sensor mechanism in Argemon mexicana means? ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा Argemon mexicana का प्लांट, तो उसमें क्या होता है, एक कैप्सूल टाइप का फॉर्म होता है। The fruit develops in the form of a capsule and इस कैप्सूल के अंदर it has seeds in it. तो क्या होता है बेसिकली, जब ये ड्राई हो जाता है तो यहाँ से ऊपर से ना ओपनिंग डेवलप हो जाती है। तो इस ओपनिंग से जब सपोज देयर इज विंड ब्लोइंग, तो क्या होता है, इस ओपनिंग के थ्रू जो भी सीड्स होते हैं इसमें वो डिस्पर्स हो जाते हैं। जैसे ही विंड ब्लो करती है ये ऐसे हिलता है, ठीक है, एंड उससे क्या होता है, जो भी सीड्स होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द मैकेनिज्म that is developed in Argemon mexicana. Now Echinoclona and Phalaris minor, these are basic ये ग्रासी वीड्स है, ठीक है, इनमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। कैलोट्रोपिस स्पीशीज में इट हैज कोमोज। सो इसमें क्या मैकेनिज्म होता है, कोमोज का मैकेनिज्म, मतलब एक एडेप्टेशन है, काइंड ऑफ एडेप्टेशन, जिसमें सीड में ऐसा टाइप का एडेप्टेशन होता है सो एज टू डिस्पर्स इट मोर। फिर वी है फाइजेलिस मिनिमा, इसमें होता है पैराशूट फॉर्मेशन, सॉरी नॉट पैराशूट फॉर्मेशन, इसमें होता है बलून फॉर्मेशन, सॉरी फॉर दैट, बलून फॉर्मेशन होता है फाइजेलिस मिनिमा के सीड में। ठीक है, देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड सेज according to Central Research Institute for Dryland Agriculture, that is CRIDA is in Hyderabad. So Hyderabad में situated है ये CRIDA. The depth of deep tillage. So according to CRIDA there are different kinds of tillage. एक होता है shallow, then we have medium, and then we have deep tillage. So आपको बताना है इसमें कि deep tillage जो है उसकी depth कितनी होती है। Okay, the answer is 25 to 30 सेंटीमीटर इसमें डेप्थ होती है। इसमें जो shallow होता है that is around 5 to 6 सेंटीमीटर डेप्थ, और मीडियम की होती है 15 to 20 सेंटीमीटर डेप्थ। ठीक है, this is according to CRIDA. Then moving on to next question, question number 3, it says dash is the type of manuring in which selective herbicide is applied to desiccate the green manure crops before flowering rather than using cultivation. So इसका मीनिंग क्या है, बेसिकली ये है कि हम
जैसे ग्रीन मेन्योर क्रॉप्स तो आपको पता होंगे, ठीक है, ग्रीन मेन्योर क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं एंड उसके बाद उनको कट डाउन कर देते हैं सो एज टू एड इट टू द सॉइल, सॉइल में इनकॉर्पोरेट करते हैं सो एज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, ऐसा कौन सा टाइप का मेन्योरिंग है जिसमें हम कट डाउन नहीं करते हैं उसको, वी लेट दीज क्रॉप्स ग्रो, ग्रीन मेन्योर क्रॉप्स को ग्रो करने देते हैं एंड देन उनकी फ्लावरिंग से पहले कि हम उसमें क्या कर देते हैं, हम हर्बिसाइड, सिलेक्टिव हर्बिसाइड इज स्प्रेड ऑन टू देम एंड देन उसमें क्या होता है, वो बेसिकली डेड हो जाती है, ये जो ग्रीन मेन्योर क्रॉप्स हैं ये डेड हो जाती है एंड देन दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सॉइल। सो ये किस टाइप का मेन्योरिंग है ये आपको बताना है। ओके, द आंसर इज ब्राउन मेन्योरिंग। सो ब्राउन मेन्योरिंग इज this kind of manuring. Then we have question number 4th. The crop failure due to prolonged dry spells during crop period and less than 75 days of crop growing season are the characteristics of which type of farming? So rainfed farming हमें पता है, dryland farming पता है, no? Dryland farming, dry farming, rainfed farming, these are different kinds of farming जिनमें की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब आपको बताना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक किस में है कि जिसमें लेस देन 75 डेज ऑफ क्रॉप ग्रोइंग सीजन होता है। ओके, सो द आंसर इज ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग में होता है लेस देन 75 डेज ऑफ क्रॉप सीजन और इसमें जो एनुअल रेनफॉल होता है दैट इज लेस देन 750 mm। तो पूरे साल भर में लेस देन 750 mm रेनफॉल होती है। ड्राई लैंड फार्मिंग में होती है 750 टू 1150 mm, ठीक है, एंड रेनफेड फार्मिंग में मोर देन 1150 mm ऑफ रेनफॉल। बिकॉज इसमें लाइक बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती, लाइक जो रेनफॉल है उसकी स्कैरसिटी हो जाती है, ठीक है, तो स्कैरसिटी हो जाती है ड्राई फार्मिंग में, वाटर की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी हो जाती है, उसकी वजह से कि जो सीजन है क्रॉप ग्रोइंग सीजन जो है वो कम हो जाता है एंड इसकी वजह से बहुत बार ड्राई स्पेल्स हो जाते हैं, क्रॉप जो होती है वो फेल हो जाती है। Then coming to question number 5th, that is dash is a crop rotation system in which grass then legume are grown in rotation with agricultural crops. So एक सीजन में ग्रास ग्रो करेंगे फिर दूसरे सीजन में लेग्यूम ग्रो करेंगे, ऐसा कौन सा वाला क्रॉप रोटेशन सिस्टम है? So that is lay crops or you can say lay cropping system. तो इसमें क्या करते हैं बेसिकली हम एक सीजन में हम ग्रो करते हैं कोई भी ग्रास विच इज लाइक बेनिफिशियल फॉर लाइव स्टॉक को फीड करने के लिए हम ग्रास ग्रो करेंगे और फिर नेक्स्ट सीजन में हम उसमें कोई भी लेग्यूम क्रॉप कोई भी पल्स क्रॉप ग्रो कर देते हैं। इससे क्या होता है फर्टिलिटी मेंटेन रहती है हमारे जो भी फील्ड है, ठीक है। Then coming to next question, which is which of the following is not true about system of rice intensification, that is SRI system. SRI system जो rice में use होता है and it came from Madagascar. तो Madagascar से इंडिया में introduce हुआ था this system. So you have to tell कि कौन सा वाला statement is not true. स्टेटमेंट्स में रीड कर देती हूँ, ठीक है। प्लांटिंग 10 to 12 days old seedling, so 10 to 12 days old seedling from the nursery is uprooted and planted into the main field. Is this correct or not? Planting one seedling per hill, ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं। देन एडिंग ऑर्गेनिक मैन्योर, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पिलर्स ऑफ SRI सिस्टम, यू कैन से वन ऑफ द लाइक प्रिंसिपल्स जो हम कह सकते हैं SRI सिस्टम का कि ऑर्गेनिक मैन्योर हमें ऐड करना होता है। देन स्पेसिंग ऑफ 15 into 10 सेंटीमीटर, दिस इज रॉन्ग। हमारी इसमें स्पेसिंग कितनी होती है 25 into 25 सेंटीमीटर की स्पेसिंग हम SRI सिस्टम में रखते हैं। दिस इज फॉर द ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें कि
20 to 25 डेज ओल्ड सीडलिंग को हम नर्सरी से मेन फील्ड में लगाते हैं, उसमें हम स्पेसिंग रखते हैं 15 to 10 सेंटीमीटर, वेयर एज SRI सिस्टम में हम 25 to 25 सेंटीमीटर की वाइड स्पेसिंग रखते हैं, सो एज कि जो भी क्रॉप ये ग्रो करती है इसमें क्या होता है, टिलरिंग बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम, ठीक है। तो उसकी वजह से इसको ज़्यादा स्पेसिंग चाहिए होती है, इसमें रूट ग्रोथ भी ज़्यादा बेटर होती है एंड ऑल्सो यील्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है SRI सिस्टम में। Then moving on to next question number 7, it says cropping intensity is a way to increase crop production from the same piece of land. Okay, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा है फ्रॉम पर यूनिट लैंड से। The cropping intensity of maize, potato, wheat grown in 2 hectare area is. तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी टेल यू द फॉर्मूला ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी is equal to the gross cropped area upon net cropped area. Cropped area upon net cropped area into 100. ठीक है, तो यहाँ पर एरिया हमें दे रखा है 2 हेक्टेयर का, तो हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होगा, 2 हेक्टेयर इसमें यूज हुए, फिर 2 हेक्टेयर इसमें यूज हुए एंड देन 2 हेक्टेयर इसमें यूज हुए। तो अलग अलग सीजन में ऑल्दो इट्स अ सेम पीस ऑफ लैंड, लेकिन उसको बार बार हमने यूज करा फॉर ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, तो हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में उनको अलग अलग लेंगे, ठीक है। सो इट विल बी 2 + 2 + 2 कितना हुआ, 6 हेक्टेयर। एंड हमारे पास नेट क्रॉप्ड एरिया कितना था, नेट जितना फील्ड का एरिया है दैट इज 2 into 100। आई होप मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी, ठीक है। 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे, सो इट विल बी 300। 300% में आता है, ठीक है। सो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज ऑलवेज इन परसेंटेज, सो आंसर वुड बी 300%। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओके, it says relay cropping is a tool for crop diversification and environmental sustainability. So एक वे से क्या करते हैं, अगर हम एक लैंड पे एक ही क्रॉप ग्रो करते रहेंगे दैट इज मोनोक्रॉपिंग, सो इससे क्या होता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कम हो जाता है। अगर हम एक ही लैंड एरिया में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करते हैं अलग अलग टाइम पे, इट कैन बी लाइक सीक्वेंशियल डिफरेंस हो सकता है, अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग क्रॉप्स, या फिर एक ही टाइम पे हम एक से ज़्यादा क्रॉप एक एरिया में लगा सकते हैं। तो उससे क्या होता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंक्रीजेज एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि सॉइल में जो है एक ही टाइप के अगर क्रॉप लगाते रहते हैं तो एक ही टाइप के जो मिनरल्स हैं वो सॉइल से इट विल बी डिवॉइड ऑफ दोज मिनरल्स, ठीक है। अगर हम अलग अलग लगाते हैं, see that crop rotation can have legume crops in it, so उससे क्या होगा, जो सॉइल है वो रीफर्निश होती रहेगी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज डन इन रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग में आपको पूछा गया है, उसका डेफिनेशन बेसिकली पूछा गया, तो आप देख सकते हो ये, एंड देन ट्राई अटेम्प्टिंग इट। Okay, the answer to the question is one crop is seeded into standing crop. See, one crop is seeded into standing, second crop well before harvesting of second crop. So basically क्या होता है, already एक field है जिसमें कि crop already grow कर रही है, ठीक है, and इसमें ही हम ऐसे ग्रो कर रही है इसमें, you can imagine कि इसमें crops हैं, ठीक है। आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्रॉइंग दीज थिंग्स, सो ऑलरेडी यहाँ पर क्रॉप ग्रो कर रही है एंड उसकी हार्वेस्टिंग से पहले ही हमने उसमें क्या कर दिया, दूसरी क्रॉप हम ग्रो करने लगे हैं, दूसरी क्रॉप की सोइंग हमने पहले ही स्टार्ट कर दी, पहली वाली क्रॉप के हार्वेस्टिंग से पहले। ओके, सो दैट इज कॉल्ड अ रिले क्रॉपिंग। नाउ लेट्स हैव लुक एट अदर जो भी ऑप्शंस दिए थे,
2 or more crops are cultivated at the same time on the same field. अगर एक ही लैंड एरिया पे 2 से ज़्यादा क्रॉप या एक से ज़्यादा क्रॉप अगर हम ग्रो करते हैं तो दैट इज ईदर इट कैन बी इंटरक्रॉपिंग, ठीक है, अगर वो रोज में ग्रो कर रहे हैं तो इट विल बी इंटरक्रॉपिंग, या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग हो जाएगी। मिक्स्ड क्रॉपिंग कब? जब ये रोज में नहीं होगा, जब इसको मिक्स करके अगर सीड्स हम उसमें डाल देते हैं दैट विल बी मिक्स्ड क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग होगा अगर प्रॉपर रोज में हम कर रहे हैं। Then growing of single crop in the same land year after year, that is monocropping. Okay. And then we have next option, growing 2 or more crops in sequence on the same field in a farming year, that is sequential cropping. So एक सीजन में एक क्रॉप ग्रो करी एंड दूसरे सीजन में दूसरी क्रॉप ग्रो करी, दैट इज सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। ओके, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट टिलेज? सो टिलेज ऑपरेशंस करते हैं हम सॉइल में, ठीक है, इट्स बेसिकली द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स, दैट इज टिलेज। सो यू हैव टू टेल मी कि कौन सा वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज नॉट करेक्ट। So let's read the statements. Tillage increases the thermal conductivity of soil. Does it? See, क्या करता है जब टिलेज हम करते हैं तो उसमें बेसिकली पोरोसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब पोरोसिटी जब इंक्रीज हो जाती है तो उन पोर्स में क्या होगा, एयर चली जाएगी। अब एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वी नो दैट। जब इन पोर्स में एयर चली गई है तो वो थर्मल कंडक्टिविटी को क्या करेंगे, हैम्पर करेंगे। वो एयर जो प्रेजेंट होगी यू नो सॉइल पोर्स के बीच में, वो हीट के ट्रांसफर को क्या करेगी, ब्रेक कर देगी, या फिर हीट के ट्रांसफर को अलाउ नहीं करेगी आगे जाने के लिए। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. It does not increases the thermal conductivity, it rather decreases the thermal conductivity. Then tillage reduces soil erosion. Now what happens is when we go for tillage operations, तो इसमें क्या होता है, हम सॉइल को बहुत फाइन टिल्थ दे देते हैं, ठीक है, उसके जो क्लॉट्स हैं उसको ब्रेक कर देते हैं, बहुत फ्राइबल हो जाती है सॉइल। अब जब फ्राइबल हो जाती है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हो गए। Now it is all the more easier for water and wind to take away these soil particles. So अगर बहुत तेज storm आ रहा है, बहुत तेज तूफान आ गया, तो soil particles because they are not sticking with each other, ठीक है, ये soil particles छोटे छोटे हैं तो वो wind के साथ जो है उड़ जाते हैं, and that is called erosion. Also जब पानी आता है बहुत तेजी से, ठीक है, there is heavy rainfall, तो रन ऑफ के साथ वो चले जाते हैं पार्टिकल्स। तो सॉइल इरोजन को रिड्यूस नहीं करता है, इंस्टेड इट इंक्रीजेस द सॉइल erosion. Okay, so this is also wrong. Now tillage increases oxidation and decomposition of organic matter. Now this statement is correct. क्या होता है जब हम बहुत ज़्यादा टिलेज ऑपरेशंस करते हैं, तो उससे क्या होता है, पोरोसिटी इंक्रीज हो जाती है, ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो जाता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसका ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन इंक्रीज होगा, फिर डिकम्पोजिशन भी इंक्रीज होगा, एंड दैट्स वाई टिलेज जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो कम हो जाएगा उसका। जब सॉइल में टिलेज ऑपरेशंस करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसका जो कलर है दैट बिकम्स मोर लाइटर। जब इनिशियली उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है देन उसका कलर क्या होता है, डार्क होता है, बट ओवर द टाइम व्हेन वी डू डिफरेंट टिलेज ऑपरेशंस तो उसमें डिकम्पोजिशन इंक्रीज हो जाता है, उससे ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है, एंड डिकम्पोजिशन की वजह से सॉइल का जो कलर है वो भी लाइट हो जाता है। ओके, so this statement is correct, but we can also read the other option, that is tillage reduces the rate of infiltration. This is also wrong, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन का रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है रादर देन डिक्रीजिंग।
क्योंकि अब सॉइल अगर जब कॉम्पैक्ट रहती है तब उसमें क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाता है एंड रन ऑफ ज़्यादा होता है, लेकिन टिलेज ऑपरेशन से सॉइल फ्राइबल हो गई तो उसमें इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होता है. ओके. Now coming to next question, that is critical period of crop weed competition in wheat plant is. So इसका आंसर है 30 to 45 days after sowing. क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कंपटीशन मतलब वो वाला टाइम पीरियड जब क्या होगा, अगर हम इसमें से वीड को रिमूव नहीं करते हैं या फिर वीड कंट्रोल मेजर्स, वीड मैनेजमेंट मेजर्स कुछ भी नहीं लेते हैं, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उसकी यील्ड पे. ठीक है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. अप टू 30 to 45 डेज आफ्टर सोइंग क्या करना चाहिए, वीट के प्लांट में हमें उसकी वीडिंग सबसे ज़्यादा करनी चाहिए इस टाइम पे. ओके. सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. अगर आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो एसेस करनी है कि कितना अच्छे से आपने प्रिपेयर करा है, तो आप iExamB की साइट पे जाके फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है. देन विल कम अप विद मोर सच वीडियोस. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल येट, go and subscribe it. We'll come up with more such videos. Okay. Thank you and have a nice day ahead.